हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शून्य सिविल्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो स्टेट पॉलिटी की अब तक दो क्लासेज हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हमने राजस्थान के गवर्नर्स के बारे में देखा था। उसके बाद में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बारे में देखा था। इन दोनों क्लासेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो संवैधानिक प्रावधान है कि इन दोनों महत्वपूर्ण पद है, उनसे संबंधित भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद में इनसे संबंधित राजस्थान के अंदर विधानसभा के द्वारा कौन कौन से एक्ट्स या अधिनियम है वो पारित किए गए, ठीक है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो भी देखे। फिर राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के सीएम कौन कौन रहे, प्लस उन सीएम में से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, प्लस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, उन सबको हमने क्या किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये दो क्लासेज हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राजस्थान की विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से वही है कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स या प्रोविजंस की बात करें, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है विधानसभा में। राजस्थान में विधानसभा, जैसा कि आपको पता है कि आपके एक सदनात्मक है, यहाँ राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में वैसे अगर यदि विधानसभा के बारे में पता हो तो ही काम चल जाएगा। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, किस प्रकार आप सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रस्ताव भेजते हो, वो सब आजकल क्वेश्चन आरपीएससी पूछती नहीं है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से विधानसभा के अंदर आपके कौन कौन से प्रोसेस होती है बिल पासेस करने के लिए। ठीक है, फिर राजस्थान विधानसभा रूल्स एंड प्रोसीजर, जो आपके एक्ट है जिसके ऊपर हाल ही में आरपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके विधानसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण डिग्निटरीज हैं, जैसे विधानसभा के अध्यक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है, विधानसभा के उपाध्यक्ष है, इन सब के बारे में भी देखेंगे कि भाई कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान की जो कह सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि फर्स्ट असेंबली से लेकर के जो अपने रिसेंट असेंबली है उस तक राजस्थान में कौन कौन सी पार्टी ने कितनी कितनी जीते जीती, और उस असेंबली के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको शून्य सिविल्स एकेडमी के जो शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं उनको साथ में लेकर के बैठना है। हमारा इन क्लासेज का एकमात्र पर्पज ये है कि आपका तेजी से सब्जेक्ट को रिवाइज करवाया जाए, आप जो है क्विकली सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, जो टॉपिक को पढ़ने में सामान्यतः 1 से 2 दिन लगते हैं उसको हम 1 से 2 घंटे में कवर करें, क्योंकि कंटेंट पर मेहनत हम कर चुके हैं। क्लास के माध्यम से अगर यदि कंटेंट आपको ऑडियो विजुअली एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आपको कंटेंट समझने में सुविधा होती है। फिर आपके बस दो ही काम रहते हैं, कंटेंट को याद करो, कंटेंट को रिवाइज करो। उसके बाद में आप आराम से प्री की या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्टिव या आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की विधानसभा से। जैसे बताया आपको, आर्टिकल 168 में कहा राज्यों के विधानमंडलों के गठन की प्रावधान की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, जो आपके अपर सदन होता है, अपर हाउस, जिसको विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, एंड लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा कहते हैं। विधानमंडल के तीन घटक अंग होते हैं, कौन कौन, आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, मतलब तीन कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके है नहीं। फिर 6 राज्य उसके अंदर क्या है, बाई कैमरलिज्म है, मतलब कि आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हमने सेकंड क्लास में देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके तहत जो आपके 6 राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के गठन किया गया था, जो ब्रिटिश एरा के समय हो चुका था। ठीक है, तो अभी वर्तमान भारत में कितने राज्यों में आपके दो सदन है, वो केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा किसी भी राज्य के अंदर आपके बाई कैमरलिज्म व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं विधान परिषद का किस प्रकार से गठन या सृजन हो सकता है। तो सबसे पहले विधान परिषद का सृजन व समापन की अंतिम शक्ति किसके पास में है, संसद के पास में है। मतलब किसी भी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है तो उसके आपके कह सकते हैं एब्सोल्यूट पावर किसके पास में है, आपके आपके भारत की पार्लियामेंट के पास में है। विधान परिषद के सृजन या समापन की प्रक्रिया, संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेजा जाएगा, संसद के पास में जाएगा। जो भी राज्य चाहता है कि उसके अंदर क्या बने, विधान परिषद का गठन हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल मेजोरिटी से एक जो रिजोल्यूशन पारित करके कहाँ भेजना पड़ेगा, भारत की पार्लियामेंट के पास भेजना पड़ेगा। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान की विधान परिषद के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया। तो राजस्थान से लास्ट आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपके कह सकते हैं रिजोल्यूशन कब गया है,
तो 18 अप्रैल 2012 को गया है। विधान परिषद में अधिकतम सीटें उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों की 33% से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम सीटें 40 से कम नहीं हो सकती। अगर यदि विधानसभा के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बनती है तो आपकी अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 66 हो सकती है। तो राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200। तो विधान परिषद की 200 का 33% कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 66 हो सकती है और मिनिमम कितनी सीट्स हो सकती हैं? आपके 40 सीट्स हो सकती हैं। ये बात होगी आपके विधान परिषद की। यदि राजस्थान विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होगी। 1/6 मतलब 1/6 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है और बाकी 5/6 का क्या होता है? इलेक्शन होता है। ठीक है। राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद में कोई व्यक्ति तभी मनोनीत किया जा सकता है जब वो उस राज्य का क्या हो? मूल निवासी हो। मतलब विधान परिषद के अंदर अगर यदि किसी भी व्यक्ति को आपको क्या करना है? नॉमिनेट करना है, तो आवश्यक है कि वो व्यक्ति क्या हो? उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल वैसे सेम राज्यसभा जैसा ही है। जितने भी टोटल मेंबर्स है, जैसे राजस्थान में सपोज कितने हैं? 66 है, तो 66 को कितने भागों में बांटा जाएगा? 6 भागों में। 1/6 का मतलब क्या हो गया? आपके 11 मेंबर्स तो क्या रहेंगे? नॉमिनेटेड रहेंगे। इसके अलावा 55 मेंबर्स राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो उनका क्या होगा? आपके इलेक्शंस होगा। उनका क्या होगा? इलेक्शन होगा। इसके अलावा आपके इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 6 साल इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। और हर 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य यानी कि आपके 22 मेंबर्स रिटायर होंगे और वापस से क्या रहेंगे? 22 मेंबर्स का वापस से रीअपॉइंटमेंट या इलेक्शन आपके होगा। ठीक है। ये क्या आपके परमानेंट हाउस है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं विधानसभा। इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद से कोई क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर बनता है नहीं, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि विधान परिषद क्या होता है। इंडिया के सिर्फ 6 स्टेट्स में है, बट लेकिन राजस्थान के अंदर मैंने कभी कोई किसी तरह का क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा आपके देखा नहीं है। किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी हो सकती है? 5 से, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 600। तो अगर यदि किसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? किसी भी राज्य में अगर यदि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है तो उसमें मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है और मिनिमम सीट्स कितनी रहेगी? आपके 60 रहेगी। कौन कौन से राज्यों के अंदर 60 से कम आपके सीटें, मतलब एक्सेप्शन कौन कौन पर है? गोवा के अंदर 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 32 है। यहाँ पर सीटें क्या है? आपके 60 से कम है। तो कौन कौन से एक्सेप्शन हो गए? गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 एंड पुडुचेरी है वो 30 सीट्स की असेंबलीज हैं। और ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के क्या है? एक्सेप्शन है। सर्वाधिक विधान सीटें कहाँ पर है? आपके यूपी के अंदर है। कितनी सीट्स हैं? 403 सीट्स हैं। विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 के तहत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? एससी और एसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे थे कि भाई एससी और एसटी को एक तो लोकसभा, एक विधानसभा और नौकरियों में क्या किया जाएगा? आरक्षण का प्रावधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। ठीक है। उसके बाद में आपके जैसे क्या हो गया? प्रमोशन में आरक्षण हुआ, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हुआ, वो बाद के प्रावधान है, संविधान में संशोधन करके डाले गए। तो आपके विधानसभा में एससी और एसटी के जो आरक्षण है वो कौन से आर्टिकल से दिया जाता है? आर्टिकल 332 के तहत जो वो दिया जाता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान करती है। विधानसभा में 332 से और 330 में किससे? लोकसभा के अंदर है। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन से राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण कर विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष मतलब एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है और आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह तक जो वो काम कर सकती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि भाई यूजुअली विधानसभा कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष ही रहेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उसमें क्या करेगी इंडियन पार्लियामेंट? एक बार में 1 साल के लिए क्या कर सकती है? विधानसभा कार्यकाल बढ़ा सकती है। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी तो 6 महीने तक कार्यकाल, जो बढ़ा हुआ कार्यकाल हो, 6 महीने तक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। अब जो आपके विधानसभा के लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जो असेंबली के मेंबर्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो वो सेम वही है जो लोकसभा के सांसद की है। इसके अंदर कोई तरीके से कह सकते हैं इसके अंदर चेंज है नहीं। वो भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली हो। जैसे आपको कहा था कौन से थर्ड शेड्यूल, कौन सी शेड्यूल के अंदर आपके ओथ एंड अफर्मेशन है? थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन है। तो जब भी कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ता है तो उसको क्या लेनी पड़ती है? जो भी आपके पोलिंग ऑफिसर है, निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है, उससे संबंध क्या लेना पड़ेगा? उसके सामने ओथ एंड अफर्मेशन यानी शपथ लेनी पड़ेगी। और शासकीय के सेवा में ना हो अर्थात किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो तथा संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को क्या कर रहा हूँ? पूरा कर। लाभ का पद फिर से बता देता हूँ क्या होता है। मतलब कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी तरीके की सैलरीड पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब जहां से उसको भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा सैलरी मिल रही हो तो वो उसको क्या माना जाएगा? लाभ का पद आपके माना जाएगा। फिर आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 के तहत जो क्या जोड़ी गई है? कुछ आपके शर्तें और जोड़ी गई है कि क्या क्या होनी चाहिए। उसमें विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए? मतदाता होना चाहिए।
तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर यदि कोई व्यक्ति राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, राजस्थान है तो वहाँ का क्या होना चाहिए, वो एमएलए होना, मतलब सॉरी वोटर होना चाहिए। फिर राजस्थान का वोटर है तो फिर वो राजस्थान में कहीं से भी क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। एससी और एसटी के सदस्य आरक्षित और अनारक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब एससी और एसटी का मेंबर है वो रिजर्व सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो रिजर्व उनके लिए रिजर्व है, और नॉन रिजर्व सीट है उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एससी है उसमें रिजर्व है तो सीधी सी बात है केवल एससी के लिए रिजर्व है तो एससी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, एसटी के लिए रिजर्व है तो एसटी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर यदि जनरल सीट है तो उस पर भी एससी और एसटी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। मतलब जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके क्या हो सकता है, इलेक्ट हो सकता है, वो विधानसभा के अंदर भी इलेक्ट हो सकता है। 2008 के अंदर क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, यह व्यवस्था की गई कि आतंकवादी गतिविधि, मिलावट करने वाला खाद्य पदार्थ, दवाएं, तस्करी है, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम और अपराधी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। 2008 में क्या किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके अंदर अगर यदि कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है, किसी तरह की मिलावटखोरी के अंदर किसी तरह की संलग्नता है, या फिर आपके विदेशी मुद्रा से संबंधित, मतलब कह सकते हैं हवाला के कारोबार के अंदर वो जुड़ा गया है, या किसी क्रिमिनल गतिविधि के अंदर जुड़ा गया है, तो वो क्या रहेगा, आपके विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा। अब पद की रिक्ति कैसे हो सकती है भाई, किस तरीके से आपके विधानसभा एमएलए के पद जो खाली होता है, कोई व्यक्ति एक ही समय पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो 10 दिन की अवधि में किसी एक सदन की सदस्यता त्याग करनी होगी, अन्यथा क्या रहेगी, जिसका वो पहले सदस्य था वो चली जाएगी। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो लोकसभा के अंदर है वो सेम के सेम क्या है राज्यसभा में। अगर यदि कोई व्यक्ति भाई विधानसभा की एक सीट पर एमएलए है और अगर यदि वो दूसरी पर भी चुना जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। या दो सीटों पर एक साथ चुना जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर जो है वो एक सीट को तय करना पड़ेगा, अन्यथा दोनों सीटें क्या हो जाएगी, आपकी चली जाएगी। यदि विधानमंडल का सदस्य अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है तो भी वो सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना किसी सूचना के सेशन में अनुपस्थित रहता है। मतलब जिस प्रकार लोकसभा के अंदर 3 सेशंस होते हैं, बजट सत्र होता है, फिर मानसून सेशन, फिर आपके विंटर सेशन होता है, वैसे विधानसभा में भी क्या रहेंगे, 3 सेशन। अगर यदि विधानसभा का कोई भी एमएलए बिना अपने पीठासीन अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, विधानसभा के स्पीकर है, उनको सूचित दिया, उनसे परमिशन लिया, 60 दिन तक सेशन में नहीं आएगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसका पद आपके वैकेंट कर दिया जाएगा। यदि न्यायालय के द्वारा यानी कोर्ट ने क्या कर रखा है, उसका जो इलेक्शन है उसको आपके इनवैलिड घोषित कर रखा है, तो भी क्या रहेगा, वो आपके चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सारी क्या है, पोस्ट वैकेंसी है। मतलब वही है, इलेक्टेड एज अ मेंबर फॉर बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर गिव्स हिज रेजिग्नेशन, if the member remains absent for continuously 16 days, if his election is declared invalid by the court। ये सारे पोस्ट ऑफ वैकेंसी के कारण है। फिर आपके अनुच्छेद 191 के अंदर क्या क्या कह रखा है, यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करे भारत सरकार या उससे पहली अनुसूची में विनिर्देश किसी राज्य सरकार के अधीन, मतलब कि लाभ का पद फिर से बता रहा हूँ, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी राज्य गवर्नमेंट में अगर सैलरी ले रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाभ का पद यानी पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट कहते हैं। यदि वह विकृत चित्त हो, मतलब कि दिमाग से पागल हो, या सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर रखी है, यदि वो अनुमोचित दिवालिया, मतलब कि आपके क्या इंसॉल्वेंट घोषित कर रखा है, बैंक का लोन उसने नहीं चुकाया, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो सच ऐसा क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है, तो भी वो चुनाव आपके नहीं लड़ सकता है। सम्मति प्रश्नों पर विनिश्चय, आर्टिकल 192 क्या कहता है, इसमें भी वो सेम का सेम है। देखिए दो तरीके से होगा, अगर यदि कोई एमएलए है उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके ऊपर ले क्या है, दो तरीके के, एक तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आरपी 1951 के तहत है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, आपके 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित, किससे संबंधित है, दल बदल से आपके संबंधित है। इसमें क्या रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्वायरी करेगा। कौन करेगा इंक्वायरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना कि आपके राज्य का निर्वाचन आयोग। और उसके बाद में अपने रिकमेंडेशन किसको देता है, गवर्नर को रिकमेंडेशन देता है, और गवर्नर क्या है, अगर दोषी पाया जाता है तो उसको उसके पद से हटा सकता है। सेकंड आपके दल बदल के आधार पर। ठीक है, तो जब तक क्या है भाई, किसी भी कोई भी पार्टी के दो तिहाई से कम सदस्य किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो दल बदल के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, विधानसभा सीट से निष्कासित या निकाला जा सकता है। और इस पे आपके फैसला कौन करेगा, विधानसभा के स्पीकर यानी कि विधानसभा के आपके अध्यक्ष जो है वो क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर फैसला लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो आर्टिकल 192 में क्या किया गया है, यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 191 वर्णित उल्लेखित अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं है तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाए। निर्णय लेने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशन देगा, उन रिकमेंडेशन के आधार पर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा।
यदि वह संसद द्वारा बनाई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन निम्न प्रकार से निरंतर पाया जाता है तो भी क्या आ जाएगा, उसको पद से निकाला जा सकता। और चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध का दोषी पाया जाए, यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें 2 वर्ष से अधिक का क्या हो प्रावधान हो, सजा हो, वो भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो, और निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधी विवरण प्रस्तुत करने में क्या हो अक्षम हो, तो भी उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के अंदर अभी मुरारी लाल मीणा है जो 12 से क्या थे, एमएलए थे, लेकिन उनको किसी काम में किसी मतलब मामले के अंदर 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुए और उस इस इलेक्शन के अंदर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो विजय हुए थे। He has been found guilty for any kind of corrupt practices. He has been convicted for any crime for more than 2 years. He has been removed by government service due to the corruption or betrayal, and he has failed to submit the statement related to election expenditure. तो क्या होगा, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा इत्यादि सामाजिक अपराधों में अगर यदि संलग्न है और 10th शेड्यूल है उसके अगर यदि दल बदल है तो दल बदल से संबंधित फैसलों पर कौन निर्णय लेगा, विधानसभा अध्यक्ष जो उसको घोषित करता। ही हैज बीन पनिश्ड फॉर इन्वॉल्वमेंट और प्रमोटिंग सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, डोवरी और सती प्रैक्टिस, और ही डिस्क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल। डिफेक्शन तो भी क्या रहेगा आपके, उसको विधानसभा के स्पीकर है उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष या फिर आपके उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो स्पीकर की बात करें, विधानसभा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या किया जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, और एक को क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है। सेम प्रोसेस है जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जब भी किसी नई विधानसभा बनती है कि भाई नई विधानसभा बनी है, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद में जैसे अभी हाल ही में कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए, वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु और केरला में भी इलेक्शन हुए। तो क्या है, जिस भी इलेक्शन होंगे तो उससे पहले सबसे पहले जो वहाँ का गवर्नर है वो क्या करेगा, आपके किसी भी व्यक्ति को जो भी अगर यदि किसी पार्टी के पास में बहुमत है तब तो वो अपना कह देगा भाई हमारे पास बहुमत है और ये हमारे क्या है, नेता है। तो सारे एमएलए क्या करेंगे, अपना एक समर्थन देंगे कि भाई हमारे नेता ये है, तो वो समर्थन पत्र लेकर के गवर्नर के पास जाता है कि मेरे पास में मेजोरिटी ऑफ एमएलए का समर्थन है और मुझे क्या दिलाई जाए, शपथ दिलाई जाए। तो गवर्नर क्या करेगा, सबसे पहले सीएम को वोट दिलाएगा, क्या करेगा, सीएम को शपथ दिलाएगा, और सीएम के सलाह पर किसको बनाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आपके शपथ दिलाता है, जो मंत्री परिषद है उसको शपथ दिलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, विधानसभा को बुलाया जाता है, विधानसभा समन की जाती है। जैसे विधानसभा समन की जाती है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। किसकी स्पीकर होती है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। और प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, जितने भी आपके न्यूली इलेक्टेड एमएलए हैं उनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। कहाँ दिलाई जाती है, विधानसभा के अंदर। कौन शपथ दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। जैसे ही शपथ लेते हैं तो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, एमएलए उस सदन के सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपके विधानसभा स्पीकर का इलेक्शन होगा। किसका इलेक्शन होता है, विधानसभा स्पीकर का इलेक्शन होता है। और इलेक्शन करते कौन है, जो एमएलए हैं वही करते हैं। अब क्योंकि विधानसभा के अंदर जो पार्टी है जिसका सीएम होता है उसके पास मेजोरिटी होती है, तो वही इसी पार्टी का व्यक्ति कौन बनता है, विधानसभा के स्पीकर बनता है, और इस इलेक्शन में आसानी से वो जीत जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किसका इलेक्शन किया जाता है, विधानसभा स्पीकर का किया जाता है। और अगर यदि आवश्यकता हो तो डिप्टी स्पीकर का भी क्या किया जा सकता है, आपके इलेक्शन जो वो किया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कौन घोषित करेगा, राज्यपाल करेगा। विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कौन घोषित करता है, अध्यक्ष जो है वो निश्चित करता है। अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष आपके उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम करते हैं। तो राजस्थान में कभी क्या बार क्या हो कि भाई ना तो स्पीकर जो है वो प्रेजेंट है, किसी कारण से छुट्टी पर है, और ना ही डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, 4 जो एमएलए है उनकी क्या बनती है, लिस्ट बनती है। उस लिस्ट में से कोई भी एक व्यक्ति क्या बन सकता है, उस सदन का अध्यक्ष उस समय के लिए बन सकता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान में कितने लोगों की आपकी तालिका बनती है, 4 जो आपके एमएलए की तालिका बनती है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ ना लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ही शपथ लेते हैं। ये ठीक वैसे ही मतलब अध्यक्ष और इलेक्शन का होता है आपके उपाध्यक्ष का, तो वो अलग से किसी तरह की शपथ नहीं लेते हैं। तो जो उन्होंने एज ए मेंबर एज ए एमएलए शपथ ले ली थी, वही शपथ उनकी क्या रहती है, काम आती है। One member of Legislative Assembly is elected as Speaker and one is Deputy Speaker. The date of election of Speaker is decided by Governor. The date of election of Deputy Speaker is decided by the Speaker. The Speaker will nominate a list of not more than 4 chairmen from among the members, out of whom can preside in the absence of the Speaker or Deputy Speaker. The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly take oath as member of Legislative Assembly instead of taking oath as Speaker and Deputy Speaker.
विधानसभा अध्यक्ष के क्या क्या काम है, वो सेम वही काम है जो क्या है लोकसभा अध्यक्ष के काम है। क्या सदन में विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, किसी भी तरह का अगर यदि प्रिविलेज संबंधी क्वेश्चन आता है तो उसको कौन एड्रेस करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। सदन की कार्रवाई संचालित करता है तथा कार्रवाई के दौरान शांति समन्वय बना सकता है। विधानसभा में नियमों की व्याख्या करता है। धन विधेयक की अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के पास में होता है। तो जो मनी बिल है उसको फाइनली कौन डिफाइन करेगा, आपके विधानसभा का अध्यक्ष डिफाइन करेगा। यदि किसी विधेयक पर निर्णायक मत का प्रयोग करना है तो कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। भाई अगर यदि क्या हो गया, कोई बिल पारित होना है, उसमें जैसे राजस्थान के अंदर आपके 200 एमएलएज हैं, 200 में से क्या एक तो बनेगा, कौन, विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, पीछे बनते हैं 199। ऐसी स्थिति होगी कि भाई 190 लोग प्रेजेंट है, बाकी 9 क्या एब्सेंट है, और 190 में से आपके 85 मतलब सॉरी 95 हो गया, मतलब कि 95 लोगों ने उसी बिल को समर्थन दिया और 95 ने उसका अपोजिशन किया है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष अपना वीटो पावर का यूज करते हुए क्या करेगा, जो डिसाइडिंग वोट है उसको वो देगा। कोरम की बात करें तो मिनिमम कितने, 10% सदस्य पूरा नहीं होने पर क्या कर सकता है, विधानसभा की जो कार्रवाई उसको स्थगित कर सकता है। विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। और स्वयं कौन कौन सी समिति का अध्यक्ष होता है, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति तथा सामान्य परियोजना समिति का क्या रहेगा, चेयरमैन रहेगा। कौन कौन सी, एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, इन तीनों का आपके चेयरमैन कौन होता है, विधानसभा स्पीकर होता है। ठीक वैसे ही लोकसभा स्पीकर भी इन तीनों कमिटीज का क्या रहता है, चेयरमैन रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, फंक्शन एंड मतलब ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंबली। अब पद की रिक्ति हो, जब पद खाली करना हो कैसे हो सकता है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं हो, मतलब किसी स्थिति में अगर यदि मेंबर नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है वो उनके आपके वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रह सकते, रिजाइन कर सकते हैं, या सिंपल मेजोरिटी से अगर यदि कोई प्रस्ताव पारित कर लिया जाए तो भी इन दोनों को पद से हटाया जा सकता है। ये विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। इसमें नॉर्मली कंफ्यूजन ये होता है कि स्पीकर किसको देते हैं, कि भाई गवर्नर को, ऐसा नहीं है। अगर विधानसभा का स्पीकर रिजिग्नेशन देगा तो किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा, स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा। इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, सेम वही प्रोसेस है। कोई कोई भी तरह का अगर यदि इस तरह का रिजोल्यूशन आता है तो उसके ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर यदि सिंपल मेजोरिटी से पारित हो जाएगा तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या है, उसी सदन के सदस्य हैं, मतलब एक इलेक्टेड एमएलए है। इसका मतलब ये है कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से तो इनको हटा सकते हो, लेकिन एमएलए के पद से इनको नहीं हटा सकते। तो जब भी अगर यदि इनको हटाने के लिए वोटिंग हो रही हो सदन में तो इनको क्या करना पड़ेगा, सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और अपना वोट भी दे सकते हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को कितने दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इनको पद से हटाते हैं तो संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्षता नहीं करेंगे। बोलने का वोट है लेकिन जो निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं। वोट दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते। अगर टाई हो गया तो सीधी सी बात है, आप इसमें कह सकते हैं ना, अपनी डिसाइडर वोट है वो आप नहीं दे सकते। सचिवालय कौन से, विधानमंडल का सचिवालय कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 187 में एक सदन का एक पृथक सचिवालय होगा, और राज्य विधानमंडल विधि बनाकर सचिवालय में भर्ती और सेवा की शर्तों क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आर्टिकल याद रखना है, कौन सा, आर्टिकल 187। राजस्थान विधानसभा में कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कब पारित किया गया था, 1959 में। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब कि भारत के संविधान में तय किया गया है कि भाई जो संसद है और राज्यों की विधानसभा है वो उनको अपनी प्रोसीजर के लिए क्या करने पड़ेंगे, रूल्स जो खुद के द्वारा निर्मित किए जाएंगे। अभी हाल ही में आरपीसी में इन रूल्स की जो विभिन्न सेक्शंस है उनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बार अगर इस सेक्शन से गो थ्रू भी हो जाए तो भी अपने को पता रहेगा कि भाई कौन कौन से सेक्शन इन रूल्स के हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, विधानसभा और उसकी समितियों के कामकाज, बैठकों का संचालन और संसदीय प्रक्रिया को क्या करना है, विनियमित यानी कि रेगुलेट करना। टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट्स कमिटीज, द कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स एंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये नियम भारत के संविधान के आर्टिकल 208/1 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाया गया। कौन से आर्टिकल के तहत इन रूल्स को बनाया गया, आर्टिकल 208 के अकॉर्डिंग जो इन रूल्स को बनाया गया है। इन नियमों समय समय पर कई संशोधन किए गए। नवीनतम और 14 संशोधन कब किया गया, 2014 में इन रूल्स में जो अपने लास्ट अमेंडमेंट किया गया है। अब इसमें चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट नेम और डेफिनेशन है। इसमें रूल 1 और 2 इसके अंदर आ जाते हैं। फिर चैप्टर 2 के अंदर क्या है, सदस्यों का आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ प्रतिज्ञान, सदस्यों की नामावली, सत्र और बैठकों की संख्या किसमें, नियम संख्या 3 और 6 में। ठीक है, तो 3 में किसकी बात की गई है, समनिंग ऑफ द असेंबली, सत्र का आह्वान। 3A में सदस्यों की सत्र और बैठकों की संख्या। नियम 4 में सदस्यों के बैठने का क्रम, कि भाई किस क्रम में मेंबर्स बैठेंगे।
4A में संविधान के आर्टिकल 193 के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्त्री, अगर यदि किसी ने क्या किया है, आर्टिकल 193 का कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट किया है, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगती है। नियम 5 के अंदर शपथ और प्रतिज्ञान, और नियम 6 में सदस्यों की नामावली। दोनों इंपॉर्टेंट है कि भाई सदस्यों की आपके जो शपथ है, ओथ एंड अफर्मेशन है, तो कौन से नंबर रूल में, रूल नंबर 5, एंड रोल ऑफ आपके मेंबर्स किस में, रूल नंबर 6 के अंदर है। फिर बात करते हैं थर्ड चैप्टर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति की तालिका, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड पैनल ऑफ स्पीकर्स। इसमें कौन कौन से रूल्स हैं, रूल 7 to 10। रूल 7 कहता है सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ स्पीकर है। सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन। रूल नंबर 9 में सभापति की तालिका, जो भी हमने देखा था कि पैनल ऑफ 4 मेंबर्स। एंड नियम 10 के अंदर उपाध्यक्ष या पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां, मतलब कि अगर यदि कोई डिप्टी स्पीकर है या फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जगह कोई और भी एमएलए डिसाइड कर रहा है, तो उसकी क्या पावर्स इसमें रहने वाली है। फिर अध्याय 4 चैप्टर 4 में सदन की बैठकों की संख्या कौन कौन से, 11 से 13। फिर आपके चैप्टर 5 में राज्यपाल का जो एड्रेस है उसके बारे में बात की गई है, रूल नंबर 14 से लेकर के 21 तक। 14 में क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या है, आपके जो वोट ऑफ थैंक्स है, धन्यवाद प्रस्ताव की बात की गई है। फिर आपके नियम 15 में धन्यवाद प्रस्ताव में कुछ संशोधन की बात है। नियम 16 में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की बात है। हमें ये याद रखना है कि जो आपके चैप्टर 5 किसके बारे में, आपके गवर्नर के एड्रेस के बारे में। इसमें रूल संख्या कौन से, 14 से लेकर के 21 तक है। और नियम 20 में क्या है, अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो किसमें है, आपके रूल नंबर आपके 20 में। फिर चैप्टर 6 है कार्य विन्यास और कार्य सूची, अलोकेशन ऑफ बिजनेस एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस, आपके रूल संख्या 22 से लेकर के 28। 24 में कहा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, और 28 में क्या है, आपकी कार्यसूची। इसमें 24 कौन सा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, गैर सरकारी या फिर प्राइवेट मेंबर्स किसे कहते हैं, वो सारे एमएलए जो मंत्री नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपके गैर सरकारी या फिर आपके प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। चैप्टर 7 के अंदर जो विधानसभा प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चंस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन है, जितने स्टार्ट कितने हैं, आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो कौन से है। तो नियम 9 के 31 में किसकी बात की गई है, स्टार्ट क्वेश्चन की। और 48 के अंदर किसकी बात कर रखी है, आपके जो शॉर्ट नोटिस या अल्प सूचना क्वेश्चन की है। फिर आपके चैप्टर 8 में आधे घंटे की चर्चा संबंधित है, नियम 49 के अंदर। फिर आपके चैप्टर 9 में लोक महत्व के किसी भी विषय पर स्थगन प्रस्ताव है, मतलब कि आपको एडजमेंट मोशन लेकर के आना है, तो वो किसके अंदर उल्लेख किया गया है, चैप्टर 9 के जो रूल नंबर 50 से लेकर के 57 तक। 50 में क्या कहा गया, प्रस्ताव करने के लिए अध्यक्ष की सहमति है, कंसेंट ऑफ स्पीकर फॉर मूविंग द मोशन। 51 में बात की गई है सूचना देने की रीति, जिसमें अध्यक्ष संबंधित मंत्री और प्रमुख सचिव को क्या देते हैं, सूचना देते हैं। मतलब कि अगर यदि किसी भी तरह का, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजमेंट मोशन आया जाता है, तो उसमें क्या रहेगा कि स्पीकर के पास में जाएगा कि भाई हाँ हमें क्या करना है, कोई लोक महत्व का मुद्दा है और हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई रुके और उसके ऊपर मुद्दे हैं उसके ऊपर क्या हो, चर्चा हो। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई मुद्दा किसी न किसी मंत्री से संबंधित होता है, किसी न किसी विभाग या मंत्रालय से होगा, या तो गृह का होगा, या शिक्षा का होगा, या स्वास्थ्य का होगा, या जल का होगा, विद्युत का होगा, सड़क का होगा, ठीक है, कृषि का होगा, उद्योग का होगा। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर क्या करेगा, उस संबंधित विभाग के जो मंत्री है उनको सूचित करेगा और उनसे संबंधित अधिकारी को सूचित करेगा कि आप क्या करो, डॉक्यूमेंट्स के रूप में इस चीज को तैयार कर लो, ठीक है। तो मतलब किसको, संबंधित मंत्री और प्रमुख सचिव को इसकी सूचना देते हैं। 52 में प्रस्ताव के अधिकार हेतु शर्तें, मतलब कौन कौन सी शर्तों के आधार पर जो है वो ये मोशन मूव किया जा सकता है। चैप्टर 9 में विधान, नियम संख्या 58 से 92 तक है। 59 में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की अनुमति है, मतलब आपके प्राइवेट मेंबर्स के बिल के लिए। नियम 60 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी और राज्यपाल की सिफारिश की बात किसमें की है, रूल 60 में। 63 में अध्यादेश से संबंधित विवरण है, तो कौन से रूल के अंदर आपके कह सकते हैं ऑर्डिनेंस से संबंधित आपके स्टेटमेंट्स है, विवरण है, वो आपके रूल 63 में। फिर 11 चैप्टर है याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें 96 से लेकर 105 तक है। 12th सेक्शन किसके बारे में, संकल्प यानी रिजोल्यूशन, तो ये आपके रूल नंबर 106 से लेकर के 118 क तक है। 106 में किसकी बात कर रखी, रिजोल्यूशन की सूचना। 107 में रिजोल्यूशन का फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन। 109 में संकल्प ग्राह्यता की शर्तें, मतलब किस आधार पर जो रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। 118 ए के अंदर आपके गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आता है, तो उसके बारे में बात की गई है। एक फिर आता है आपके 12th का चैप्टर, संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन। जैसे ही क्या हो कि भाई संसद के द्वारा समर्थन, संविधान संशोधन किया जाए, और ऐसा हमें पता है कि अगर यदि फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो 50% स्टेट्स की क्या लेनी पड़ेगी, आपको सहमति लेनी पड़ेगी। तो वो सारे प्रावधान किसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही के अंदर लोकसभा में इस तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बिल वहाँ पास हो नहीं पाया था। 13 चैप्टर में किसकी बात की गई है, प्रस्ताव यानी मोशन की। नियम संख्या 119 से लेकर के 126 तक। नियम 119 क्या कहता है, लोकहित के किसी विषय पर चर्चा है, डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। नियम 120 कहते हैं प्रस्ताव की सूचना, नोटिस ऑफ मोशन।
ये 121 कहते हैं प्रस्तावता की ग्राह्यता की शर्तें, कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन, किसमें रूल 121। फिर आपके 14 चैप्टर किसे, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, वो कौन से रूल में 127 से 130। 15 चैप्टर है वही विषय पर ध्यानाकर्षण, मतलब कि कॉलिंग अटेंशन से संबंधित, किसमें, रूल नंबर 131 में। 16वां अध्याय है मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और पद त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य। तो जैसे ही क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो, या फिर कोई मंत्री रेजिग्नेशन देता है तो उससे पहले क्या होता है, वो पूरे सदन को संबोधित करता है। वो सारा किसके अंदर, आपके 132 और 133 में। चैप्टर सदस्य 17 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प, मतलब रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये किसमें, चैप्टर 17 में, रूल नंबर 133 से 137 तक है। ठीक है, फिर आपके चैप्टर 18 किससे संबंधित आ गया, फाइनेंशियल मैटर से संबंधित है। तो बजट का प्रावधान किसमें, 138 में। बजट रखे जाने समय चर्चा ना होना, 140 अनुदानों की मांग, तो 138 में बजट है और 140 में किसकी बात है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स की है। फिर बजट पर चर्चा, अनुदानों की मांगों पर मतदान है, फिर आपके कट मोशन है, फिर लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट हो गया, फिर नियम 151 में बाकी सारे जो ग्रांट्स हैं उनकी बात है, फिर रूल नंबर 154 में विनियोग अप्रोप्रिएशन बिल की बात है, और 154 में फाइनेंस बिल की बात है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से आपके रूल नंबर के अंदर आपके फाइनेंस बिल की बात है, तो 154A। तो ये सारे के सारे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट है। बजट 138 में, 140 में डिमांड्स ऑफ ग्रांट है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल 154, और फाइनेंस बिल किसके अंदर है, 154A के अंदर। वोट ऑन अकाउंट किसके अंदर है, 150। रूल नंबर कौन सा है, 150। अध्याय 19 के अंदर प्रिविलेजेस की बात है, कौन सा, 157 से लेकर के 168। फिर आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात किसमें कर रखी है, आपके रूल नंबर 169 से लेकर 172 तक। सदन के स्थानों का त्याग और उनकी रिक्तता की बात आपके चैप्टर 21 में। चैप्टर 2 में वही सदन की बैठक से अनुपस्थिति की बात है। 23 में राज्यपाल और सदन के बीच में संवाद की बात है। फिर आता है वापस से इंपॉर्टेंट आपके समितियां। इससे ऊपर से अभी आरपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है, भाई कौन सी कमेटी कौन से रूल के अंदर लिख रखी है। ठीक है, सबसे पहला हो गया कार्य सलाहकार समिति, आपके रूल नंबर 212 के अंदर कौन सी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसका चेयरमैन कौन होते हैं, आपके विधानसभा के स्पीकर। फिर आपके 219 रूल नंबर 219 में किसकी, सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति की बात है। फिर 227 में याचिका पिटिशन कमेटी की बात है। 230 के अंदर लोक और जन लेखा समिति, मतलब जो पैक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसकी बात कर रखी है। फिर आपके 231 के अंदर किसकी बात है, प्राकलन समितियों का गठन, जो आपके एस्टिमेट कमेटी है उनका गठन है। फिर 233 बी में राजकीय उपक्रम समिति, पीएसयू समिति का गठन की बात है। 234 में विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन है, उसकी बात है, कमिटीज की बात है। 239 में आपके लेजिस्लेटिव जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसकी बात है। 245 में सरकारी आश्वासनों से संबंधित आपकी कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस है। 246 में नियम समिति है, रूल्स कमेटी। 249 में आपका हाउस कमेटी यानी गृह समिति है। 253 में पुस्तकालय समिति, और इन सब के बारे में तो ये भी थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमिटीज आपके रूल्स 253 में। पुस्तकालय कमेटी, एससी कल्याण कमेटी, एसटी कल्याण कमेटी, महिलाओं बाल कल्याण समिति, पिछड़े वर्ग कल्याण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति, स्थानीय निकाय पंचायती राज समिति, पर्यावरण समिति और सदाचार समिति। कौन कौन सी रूल 253 में, लाइब्रेरी कमेटी, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एसटी, कमेटी ऑन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, कमेटी ऑन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज एंड कमिटीज ऑन एनवायरमेंट, एंड लास्ट में हो गया एथिक्स कमेटी। फिर आपके लास्ट 25वां अध्याय का है कौन सा, प्रक्रिया के सामान्य नियम, जिसके अंदर 254 से लेकर के 308 की बात की गई है। फिर इसके अंदर आपके कितनी आपके शेड्यूल्स है, 5 शेड्यूल्स हैं। कितनी शेड्यूल्स हैं, 5। सबसे पहले किसकी, याचिका का प्रपत्र, पेटिशन का फॉर्मेट किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड में याचिका पर प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिवेदन का प्रपत्र, जब भी कोई पेटिशन आएगा तो उसमें मुख्य सचिव क्या करेगा, अपना पेटिशन और डाल करेगा। थर्ड, किसी सदस्य के बंदीकरण, निरोध या दोष स्थिति या रिहाई के बारे में सूचना है, मतलब कोई अगर यदि एमएलए क्या उसको गिरफ्तारी होती है, वहाँ पे गिरफ्तारी से छूटता है तो उसके बारे में सूचना थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ एंड फिफ्थ है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में क्या लिख रखा है, प्राकलन समिति क और ख के बीच विभागों का विभाजन, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके एस्टिमेट कमेटी ए में आएंगे और कौन कौन से एस्टिमेट कमेटी बी में आएंगे। एस्टिमेट कमेटी का क्या काम है, बजट एलोकेशन का एस्टिमेशन करना, भाई कौन से विभाग को कितना बजट दिया जाना चाहिए। फिर विधानसभा की कमिटीज, ठीक है, विधानसभा समितियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक तो आपके स्थायी समितियां और दूसरी कौन सी आपके अस्थायी या फिर आपके एडॉक समिति, तदर्थ समितियां, मतलब कौन सी, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडॉक कमिटीज। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज कौन कौन सी होती है, बात करते हैं स्थायी या फिर आपके स्टैंडिंग कमिटीज की। स्टैंडिंग कमिटीज कौन कौन सी होती है,
तो जो कमिटीज़ कह रहे हैं कि पर्पज़ उनका आपके कह सकते हैं कि हमेशा फिक्स रहता है। तो प्रतिवर्ष समय समय पर सदन के द्वारा चुनी गई और अध्यक्ष के द्वारा क्या की जाती है, नामांकित जाती है। मतलब क्या रहेंगे इनके मेंबर्स, किसके द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के एमएलए के द्वारा, या फिर क्या रहेंगे, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द विधानसभा। इनका कार्यकाल क्या रहता है, फिक्स रहता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राजस्थान विधानसभा में टोटल कितनी स्टैंडिंग कमिटीज है, 22। कितनी स्टैंडिंग कमिटीज है, 22। इनमें से 4 तो क्या आपके फाइनेंशियल है। कौन कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक, पीएसयू कमिटीज, एस्टिमेट कमिटीज क और एस्टिमेट कमेटी ख, मतलब एस्टिमेट कमेटी ए और एस्टिमेट कमेटी बी। कौन कौन सी होगी, लोक लेखा समिति, पीएसयू समिति, एस्टिमेट कमेटी ए, एस्टिमेट कमेटी बी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसयू कमेटी, द एस्टिमेट कमेटी ए एंड द एस्टिमेट कमेटी बी। वित्तीय समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 15। इन चारों कमिटीज में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 15 मेंबर्स हो सकते हैं। इन 15 सदस्यों का चुनाव हर साल विधानसभा के सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या रहेगा, इन 50 मेंबर्स का इलेक्शन होगा, और इलेक्शन करेगा कौन, एमएलए के द्वारा इलेक्शन किया जाता है। इस बेसिकली होता क्या है कि एमएलए, क्योंकि अब इतना बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जो इलेक्शन है वो बहुत ही टिपिकल मामला है। 15 सदस्यों को अगर यदि चुनना है और उसमें से कितने लोग कौन सी समिति में जाना चाहते हैं, उसके अनुसार बहुत वोटिंग की टिपिकल प्रोसेस है। ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से इन सदस्यों को नॉमिनेट कर देते हैं, और अभी तक यही परंपरा जो है वो चलती आ रही है। इन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होता है। सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसमें अपने को ये याद रखना है कि मैक्सिमम संख्या कितनी है, इसके मेंबर्स की 15, और जो है कार्यकाल कितना है, वो 1 वर्ष है। शेष 18 समितियां अन्य विधायी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित है। मतलब 4 तो कौन सी होगी, फाइनेंशियल, और बाकी सारी 18 कौन सी होगी, अदर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, उनसे रिलेटेड है। राजस्थान में विधानसभा में वित्तीय समितियों को छोड़कर अन्य सभी स्थायी समितियों के सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो वैसे तो इनका इलेक्शन होना है, नॉर्मली इसको नॉमिनेट कर दिया जाता है। बाकी सभी जितने भी समितियां हैं उनके लिए तो क्या है, नॉमिनेशन का ही प्रावधान है। इन समितियों में सदस्यों की कुल संख्या क्या है, 15 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब इनमें भी क्या है, मेंबर्स मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 15। अध्यक्षों की नियुक्ति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा होगी। सदस्यों के कार्यकाल की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष ही होती है, जिसके बाद समितियों क्या कर दिया जाता है, पुनर्गठन। इसमें कौन कौन सी कमिटीज होगी, जो आपके बाकी की 18 बस्ती हैं, उसमें 4 तो क्या है आपके इंक्वायरी कमिटीज या जांच समितियां। कौन कौन सी, नियम समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और सदाचार समिति। मतलब कि क्या हो, इसमें मतलब किसी भी समिति, मतलब किसी भी तरह का रूल का वायलेशन हो तो रूल्स कमेटी द्वारा इंक्वायर की जाएगी। पेटिशन की बात है, याचिका से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई करने के लिए पेटिशन कमेटी है। किसी विशेषाधिकार हनन का मामला हो तो किसकी कौन सी समिति के द्वारा जांच की जाएगी, कमेटी ऑन प्रिविलेज के द्वारा। और एथिक्स से संबंधित को सदाचार का उल्लंघन हो, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो, तो किसके द्वारा जांच की जाएगी, कमेटी ऑन एथिक्स के द्वारा। क्या रख रखाव यानी मेंटेनेंस कमिटीज है, हाउस कीपिंग कमिटीज है, सामान्य प्रयोजन समिति, पुस्तकालय समिति, आवास समिति और वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। कौन कौन सी, जनरल पर्पस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, हाउस कमेटी एंड जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस। इसके अलावा 5 कौन सी है, वेलफेयर है, एक एससी वेलफेयर, एसटी वेलफेयर, ओबीसी वेलफेयर, अल्पसंख्यक वेलफेयर और महिलाओं बाल कल्याण संबंधी। फिर 5 अन्य समितियां कौन सी है, कार्य सलाहकार, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति, सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों पर समिति और सरकारी आसनों से संबंधित समिति, और फिर लास्ट पर रहेगी आपकी कौन सी, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की समिति। इस प्रकार टोटल कितनी है, 22 है। 22 में से 4 तो आपके फाइनेंशियल है, 18 क्या है, अन्य। सभी सदस्यों की संख्या कितनी है, 15। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 15। ठीक है, तो ये अपने को याद रखनी। एडॉक समिति क्या है, जो विशेष प्रयोजन या किसी विधेयक के लिए समय समय पर गठित की जाती है। इनका कार्यकाल जो वो फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर की, भाई कौन कौन राजस्थान विधानसभाओं के स्पीकर रहे। राजस्थान विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे, जो आपके 31 मार्च 1952 से लेकर के 1957 तक विधानसभा के स्पीकर रहे। सेकेंड स्पीकर थे रामनिवास मिर्धा, जो लगभग 10 वर्ष तक क्या रहे, राजस्थान के विधानसभा स्पीकर रहे। थर्ड थे आपके निरंजन नाथ आचार्य, ये भी 5 वर्ष तक आपके स्पीकर रहे। फिर थे आपके रामकिशोर व्यास, जो 1972 से 77 5 साल तक स्पीकर रहे। फिर आपके थे महाराव लक्ष्मण सिंह, ये 77 से 79 2 वर्ष तक क्या रहे राजस्थान के स्पीकर। फिर गोपाल सिंह भादरा जून, ये 1 वर्ष तक क्या रहे आपके स्पीकर रहे। फिर पूनम चंद बिश्नोई, ये 5 वर्ष तक राजस्थान के क्या रहे, स्पीकर रहे। फिर हीरालाल देवपुरा, जो राजस्थान के सीएम भी रहे, ये लगभग 7 महीने तक क्या रहे विधानसभा के स्पीकर। गिरिराज प्रसाद तिवारी, ये 86 से 90 तक जो 4 साल के लिए क्या रहे, स्पीकर रहे। हरिशंकर बाबड़ा, जो राजस्थान के डिप्टी सीएम भी रहे, ये आपके 3 वर्ष तक क्या रहे, विधानसभा के स्पीकर रहे। हरिशंकर बाबड़ा के पास में वापस से, हरिशंकर बाबड़ा आपके 1 साल के लिए और क्या रहते हैं, स्पीकर रहते हैं।
शांतिलाल चपलोत 95 से लेकर के 98 तक क्या रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। समर्थलाल मीणा 98 से 99 एक साल के लिए स्पीकर रहे हैं। परशुराम मदेरणा 5 वर्ष तक के लिए क्या रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। सुमित्रा सिंह भी क्या रही है, 5 वर्ष तक स्पीकर। फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत फिर 5 वर्ष तक। फिर कैलाश मेघवाल, चंद्र प्रकाश जोशी, सीपी जोशी, और वर्तमान स्पीकर कौन है आपके, वासुदेव देवनानी। ठीक है, अब स्पीकर से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह, जो कि कौन सी विधानसभा में थी, 12th असेंबली में। राजस्थान विधानसभा के फर्स्ट नॉन कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण सिंह, जो आपके 6th विधानसभा के अंदर आपके क्या थे, स्पीकर थे। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रामनिवास विरदा, जो कि 10 वर्ष तक क्या रहे आपके चुनाव, मतलब 2 बार क्या रहे स्पीकर रहे। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, समर्थलाल मीणा, लगभग 5 महीने तक क्या रहे विधानसभा के अध्यक्ष रहे। हीरालाल देवपुला ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। हरिशंकर बावड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो क्या थे आपके विधानसभा के स्पीकर रहे, और 2 बार क्या बने थे, विधानसभा के स्पीकर रहे। अब बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्षों को हटाने के प्रस्ताव पे। अब तक कुल कितनी बार प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, 6 बार लाए जा चुके हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को हटाने के लिए पहली विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव लाया गया। एक बार जसवंत सिंह, और दूसरी बार किसने लेके आए थे, आपके वेदपाल त्यागी। कौन कौन लाए थे, वेदपाल त्यागी, और पहले कौन लाए थे आपके, जसवंत सिंह। 2 बार प्रस्ताव आए हैं किसको हटाने के लिए, फर्स्ट स्पीकर। यूजुअली स्पीकर हटाया नहीं जा सकते, क्योंकि जो आपके रूलिंग पार्टी उसका उसी का व्यक्ति आपके स्पीकर बनता है, और रूलिंग पार्टी के पास में विधानसभा में क्या होता है, बहुमत होता है। और अगर यदि बहुमत नहीं है तो फिर आप स्पीकर को अपने पद से हटा नहीं सकते। 4th असेंबली के अंदर एक बार अध्यक्ष निरंजन लाल आचार्य को हटाने के लिए क्या प्रस्ताव लाया गया। 8th असेंबली में गिरिराज प्रसाद तिवारी, और 10th असेंबली में शांतिलाल चपतावत को हटाने के लिए 2 बार प्रस्ताव लाया गया। एक बार जगदीप धनखड़ ने, और दूसरी बार लक्ष्मण सिंह रावत और महेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव रखा। आज तक किसी विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया नहीं जा सका। तो कौन कौन से प्रपोजल्स आए, तो 4 जो आपके विधानसभा स्पीकर थे उनके अगेंस्ट नो मोशन के, जो कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाए गए। एक तो सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी, इनके खिलाफ 2 बार। फिर सेकंड आपके निरंजन लाल आचार्य, फिर गिरिराज प्रसाद तिवारी, और फिर आपके शांतिलाल चपलोत। इनके अगेंस्ट भी 2 बार क्या हुआ, विधानसभा पद से इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन एक बार भी इनको हटाया नहीं गया। पहले वाले याद रख लेना, इनके खिलाफ कौन कौन लेकर आए थे, जसवंत सिंह, और दूसरी बार कौन लेकर आए थे, वेदपाल त्यागी। फिर बात करते हैं डिप्टी स्पीकर। तो पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे, लाल सिंह सक्तावत। सेकंड कौन थे, निरंजन नाथ आचार्य, जो बाद में स्पीकर भी बने। थर्ड थे आपके नारायण सिंह मसूदा। फोर्थ थे पूनमचंद बिश्नोई, ये भी बाद में स्पीकर बने। फिर राम नारायण चौधरी फिफ्थ आपके डिप्टी स्पीकर। राम सिंह यादव, रामचंद्र, अहमद बख्श सिंधी, और गिरिराज प्रसाद तिवारी। गिरिराज प्रसाद तिवारी भी बाद में क्या बनते हैं, अपने राजस्थान के स्पीकर बन जाते हैं। फिर किशन मोटवानी, यदुनाथ सिंह, हीरा सिंह चौहान, शांतिलाल चपलोत भी बाद में स्पीकर बनता है। समतलाल मीणा भी बाद में स्पीकर बनते हैं। तारा भंडारी, देवेंद्र सिंह, राम नारायण बिश्नोई, राम नारायण मीणा, और राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह जो है वो अंतिम क्या थे, डिप्टी स्पीकर थे राजस्थान विधानसभा के। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल पहले 3 उपाध्यक्ष थे, जो कितने वर्ष तक रहे, लगातार 5-5 वर्ष तक रहे। पहली महिला उपाध्यक्ष कौन रहे, एकमात्र तारा भंडारी है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर कौन कौन रहे, निरंजन नाथ आचार्य, पूनमचंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत, और समर्थलाल मीणा, जो स्पीकर भी रहे और डिप्टी स्पीकर भी आपके रहे। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होगा, नवगठित विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं उनको शपथ दिलाया जाता है। और नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, विपक्षी पार्टी का व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, जिसके पास में न्यूनतम कितने % वोट होने चाहिए, 10% सीटें उनके पास में होनी चाहिए। तो आपके पहली असेंबली उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महाराव संग्राम सिंह, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, जसवंत सिंह और तन सिंह। कितने आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे, 2। सेकंड के अंदर आपके नारायण सिंह मसूदा, जो अपने बाद में क्या बनते हैं, डिप्टी स्पीकर रहते हैं, और उसके लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, नरेंद्र सिंह। थर्ड के अंदर भी वापस से आपके प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह मसूदा, और आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे लक्ष्मण सिंह। फोर्थ के अंदर आपके प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई, और आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे लक्ष्मण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन लक्ष्मण सिंह। फोर्थ के अंदर पूनमचंद बिश्नोई और लीडर ऑफ अपोजिशन लक्ष्मण सिंह। फिफ्थ के अंदर यशवंत सिंह नाहर, और आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे पहले परशुराम मदेरणा, फिर रामनारायण चौधरी, और फिर लक्ष्मण सिंह। छठी विधानसभा में मेजर फतेह सिंह प्रोटेम स्पीकर थे, और भैरव सिंह शेखावत आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे। सेवंथ के अंदर परशुराम मदेरणा प्रोटेम स्पीकर थे, और भैरव सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे। आठवीं के अंदर लक्ष्मण सिंह आपके प्रोटेम स्पीकर थे, और हरिदेव जोशी क्या थे, प्रतिपक्ष के नेता थे। नौवीं विधानसभा के अंदर पूनमचंद बिश्नोई आपके प्रोटेम स्पीकर थे, और परशुराम मदेरणा लीडर ऑफ अपोजिशन थे। 10वीं में भी पूनमचंद बिश्नोई प्रोटेम स्पीकर थे, और भैरव सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया क्या थे,
प्रतिपक्ष के नेता थे। फिर भैरव सिंह शेखावत आपके 11वीं विधानसभा में बनते हैं प्रोटेम स्पीकर, और बी डी कल्ला और रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी क्या बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। फिर 12वीं विधानसभा में गंगाराम चौधरी क्या बनते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष के नेता बनते हैं। फिर देवी सिंह पाटिल बनते हैं, पाटिल नहीं देवी सिंह पाटिल है, जो 13वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। और रामेश्वर लाल डूडी क्या बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष। 14वीं विधानसभा में प्रद्युमन सिंह प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। गुलाब कटारिया और राजेंद्र राठौड़ क्या बनते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष। वर्तमान में आपके गुलाब चंद कटारिया जो है वो क्या बने, प्रोटेम स्पीकर बने। और टीकाराम जूली क्या बने, नेता प्रतिपक्ष। सॉरी, वर्तमान में आपके कौन थे प्रोटेम स्पीकर, कालीचरण सराफ। और टीकाराम जूली क्या थे, नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, प्रोटेम स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष की बात हो गई। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद विधानसभा में होता है, विधान परिषद में नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या है, एमएलए को शपथ दिलाना। फैक्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन प्रोटेम स्पीकर सीएम रहे, तो भैरव सिंह शेखावत एकमात्र सीएम है जो क्या रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे। प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे, पूनम चंद बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह और परशुराम मदेरणा। मतलब 3 जो विधानसभा अध्यक्ष क्या रहे राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर, कौन कौन, पूनम चंद बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह और परशुराम मदेरणा। प्रोटेम स्पीकर प्लस विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन कौन रहे, नारायण सिंह मसूदा और पूनम चंद बिश्नोई। कौन कौन प्रोटेम स्पीकर प्लस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, नारायण सिंह मसूदा और पूनम चंद बिश्नोई। सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर कौन रहे, पूनम चंद बिश्नोई। विधानसभा के अध्यक्ष प्लस प्रोटेम स्पीकर प्लस नेता प्रतिपक्ष कौन रहे, परशुराम मदेरणा और लक्ष्मण सिंह। कौन कौन रहे, तो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे और नेता प्रतिपक्ष, एक तो परशुराम मदेरणा और दूसरे कौन, लक्ष्मण सिंह। फिर नेता प्रतिपक्ष प्लस सीएम, मतलब कि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और सीएम रहे, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री आपके लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं, तो भैरव सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे है। लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, लक्ष्मण सिंह और परशुराम मदेरणा। सबसे अधिकतम बार नेता प्रतिपक्ष कौन रहे, गुलाब चंद कटारिया 3 बार क्या रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा के उपाध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर रहे, नारायण सिंह मसूदा। विधानसभा के उपाध्यक्ष जो और नेता प्रतिपक्ष रहे, रामनारायण चौधरी। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, इन दोनों पदों पर काम करने वाले व्यक्ति रहे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के असेंबली इलेक्शन की। फर्स्ट से लेकर रिसेंट तक राजस्थान में किस किस प्रकार असेंबली के इलेक्शंस हुए और कैसे कैसे उनके अंदर जो कह सकते हैं वोटों का नेचर रहा है या फिर कह सकते हैं ट्रेंड रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन जो 1952 के अंदर आपके पूरे इंडिया और राजस्थान या पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों में एक साथ ही हुए थे। प्रथम विधानसभा आम चुनाव 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1952 तक जो वो आयोजित कराए गए। तो डेट कौन कौन सी थी, 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 1952 तक। पहली विधानसभा गठन कब हुआ, 28 फरवरी 1952। तो सारी की सारी डेट जो फर्स्ट असेंबली का अपने को याद रखनी है, मतलब 28 फरवरी, मतलब फरवरी का जो लास्ट डे था उस दिन जो फर्स्ट असेंबली का गठन हुआ है। फर्स्ट बैठक कब हुई, उसके लगभग 1 महीने बाद 29 मार्च 1952 को आपके फर्स्ट जो बैठक हुई कहाँ पर हुई थी, सवाई मान सिंह टाउन हॉल जयपुर के अंदर। फर्स्ट विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें थी, 160। वर्तमान में कितनी है, 200, लेकिन फर्स्ट असेंबली में कितनी सीट्स थी आपके, 160। फर्स्ट विधानसभा चुनाव में 10 राष्ट्रीय दलों तथा किसान जनता संयुक्त पार्टी ने क्या भाग लिया था, कितने नेशनल पार्टीज ने भाग लिया था, 10 नेशनल पार्टीज और एक किसान जनता संयुक्त पार्टी ने भाग लिया था। चुनाव परिणाम क्या था, इलेक्शन रिजल्ट, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 82। प्रथम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसने कितनी सीटें, 82। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी राम राज्य परिषद, 24 सीट्स। थर्ड थी भारतीय जनसंघ, 8 सीट। कृष्ण लोक पार्टी 7, हिंदू महासभा 2, कृषक मजदूर पार्टी 1 तथा निर्दलीय कितने जीते थे, 35 जो है वो क्या बने थे, इंडिपेंडेंट या निर्दलीय एमएलए बने थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महाराव संग्राम सिंह। विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी जो झुंझुनू से क्या थे, कांग्रेस के विधायक। विधानसभा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। विधानसभा विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह जो बीकानेर से थे। फर्स्ट असेंबली आपके वही डिप्टी आपके निर्वाचित सीएम थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ने 2 सीटें कौन कौन सी, मलारना चोड़ और महुआ सीट से क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था और दोनों से जीते। और बाद में उन्होंने कौन सी सीट छोड़ दी थी, मलारना चोड़ जो सीट छोड़ दी थी। ये अपने को पता होना चाहिए। फाइनली वो एमएलए कौन सी सीट से रहे, महुआ से रहे, लेकिन मलारना चोड़ सीटें उन्होंने छोड़ दी थी। हीरालाल शास्त्री क्या रहे, पहली असेंबली के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो ये भी अपने को पॉइंट याद रखना चाहिए। 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा लेकिन चारों हार गए। कौन कौन, चिरंजी देवी, वीरेंद्र बाई, शांताबाई और रानी देवी। प्रथम विधानसभा 17 सीटों पर उपचुनाव है जो जब अब तक के लिए सहीएस्ट है। मतलब टोटल कितनी सीट्स पर बाई इलेक्शन हुए, 17 सीट पर। 5वां उपचुनाव कब हुए थे, 1953 में। श्रीमती यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी के विधायक विजयी हुई और राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन बनी, आपके
यशोदा देवी। कहाँ से बनी? बांसवाड़ा से। बाई इलेक्शन में जीती थी 1953 में। कमला बेनीवाल कांग्रेस की दूसरी महिला विधायक थी जो 1954 में आमेर से उपचुनाव जीता था। कहाँ से बाई इलेक्शन जीता था कमला बेनीवाल ने? आमेर से। कब जीता था? 1954 में। और राजस्थान की सेकेंड महिला एमएलए कौन थी आपके? कमला बेनीवाल। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया जयनारायण व्यास को हराकर सबसे युवा सीएम बनते हैं। 1956 में अजमेर और मेरवाड़ा मिलाने से राजस्थान में सीटों की संख्या कितनी हो गई? 190। कुल टोटल 30 एमएलए कहाँ से आगे थे? अजमेर और मेरवाड़ा से। क्योंकि 1956 से पहले अजमेर और मेरवाड़ा क्या था? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 में क्या हुआ? आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश से आती है और राज्यों का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। फर्स्ट विधानसभा के दौरान टोटल 12 सत्र आयोजित किए गए और इस अवधि में कुल कितनी बैठकें हुई? 303। तो अपने को पता होने चाहिए सेशंस कितने थे? 12। और बैठकें कितनी हुई थी? 300। और 3 सीटिंग्स जो इसके अंदर हुई थी। आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का पहला बजट 7 अप्रैल 1952 को तत्कालीन वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा ने पेश किया था। राजस्थान का पहला बजट किसने पेश किया था? नाथूराम मिर्धा ने। कब? 1952 में। 1953 उस समय सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। 1953 का बजट किसने पेश किया था? जयनारायण व्यास ने। नाथूराम मिर्धा के पास में कौन कौन से मंत्रालय थे? वित्त, शिक्षा, नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय किनके पास में थे? नाथूराम मिर्धा के पास में। पहला मनोनीत मंत्रिमंडल कौन था? हीरालाल शास्त्री आपके सीएम थे। मंत्री भूरेलाल भैया, रघुवर दयाल, फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, सिद्धराज ढड्डा, वेदपाल त्यागी, प्रेम नारायण माथुर और हनुवंत सिंह और शोभाराम। ये सारे के सारे क्या थे? इसके आपके हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य। कालांतर में सीएस वेंकटाचारी, बीएन झा और हरी शर्मा क्या रहे? इनको शामिल किया गया था। राजस्थान का पहला निर्वाचित मंत्रिमंडल सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। गृह मंत्री पहले कौन थे? रामकिशोर व्यास। शिक्षा और वित्त मंत्री थे नाथूराम मिर्धा। मोहनलाल सुखाड़े के पास में राजस्व, सिंचाई और कृषि मंत्रालय था। रामकरण जोशी के पास में स्थानीय स्वशासन और जन स्वास्थ्य मंत्रालय था। भोगीलाल पांड्या के पास में उद्योग मंत्री। भोलानाथ पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्री। अमृतलाल यादव क्या थे? एससी एसटी कल्याण मंत्री। किसके पास में था? अमृतलाल यादव के पास में। फिर आती है आपके सेकंड असेंबली 1957 से 62। कितनी सीटों पर इलेक्शन हुए? 176। फर्स्ट के अंदर कितने थे? 160। फिर 30 अजमेर की आ गई 190। सेकंड के अंदर कितनी थी? 176। कांग्रेस ने 119 जीती। रामराज्य परिषद ने 17 और भारतीय जनसंघ ने 6। प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा, उपाध्यक्ष निरंजन आचार्य और मोहनलाल सुखाड़िया दूसरी बार सीएम बनते हैं। ठीक है। फिर आती थर्ड असेंबली इलेक्शन 1962 से 67। इसमें 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए थे। इसका क्या मतलब हुआ कि इससे पहले जो भी पहले दोनों असेंबली इलेक्शन थे और इवन लोकसभा में भी क्या था कि अगर यदि कोई रिजर्व सीट है तो रिजर्व सीट पर क्या होता था कि एक तो एससी का कैंडिडेट होता था और एक जनरल कैंडिडेट होता था। मतलब एक ही सीट से 2 व्यक्ति क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। उसके बाद में सेकंड जो डिलिमिटेशन कमीशन था, परिसीमन आयोग था, उसने सिफारिश करते हुए इनको क्या कर दिया? इस व्यवस्था को समाप्त किया। और तीसरी विधानसभा से क्या रही? आपके अलग से व्यवस्था रही। और टोटल कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ? 176। चुनाव परिणाम कांग्रेस ने कितनी जीती? 88, स्वतंत्र पार्टी 36 और भारतीय जनसंघ ने 15 सीटें जीती। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा और मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। चौथी विधानसभा 1967, 184 सीटों पर चुनाव हुआ। तो पहली में 160, दूसरी में 176 और तीसरी में कौन सी? 184 सीटें चौथी में। चुनाव परिणाम कांग्रेस ने 89, स्वतंत्र पार्टी 48, भारतीय जनसंघ ने कितनी सीटें जीती? 22। तो पहली बार हुआ किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत नहीं मिला है और इसमें क्या हुआ? आपके राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद में वापस से मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष निरंजन आचार्य, उपाध्यक्ष पूनमचंद बिश्नोई। डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन केंद्र सरकार ने पहली बार क्या लगाया? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के दौरान मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुमत पाने में सफल रहे और 9 जुलाई 1971 को मोहनलाल सुखाड़िया क्या बने? सीएम बने। और फिर 9 जुलाई 1971 को क्या हुआ? सुखाड़िया जी ने त्यागपत्र दिया और बरकतुल्ला खां उस समय राजस्थान के सीएम बनते हैं। पहली बार विधानसभा में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव के पद बनाए गए। राज्य मंत्री और संसदीय सचिव के पद कौन से बनाए गए थे? चौथी विधानसभा में। कब? 1967 में। बरकतुल्ला खां विधायक नहीं थे, इसलिए उन्हें 6 महीने के भीतर इस्तीफा देना पड़ा और विधानसभा भंग करनी पड़ी। तो जैसे ही आपके बरकतुल्ला खां जब पहली बार सीएम बने थे उस समय ना तो विधायक थे, न ही कहीं से सांसद थे। तो 6 महीने में इन्होंने इस्तीफा देकर के विधानसभा भंग हुई और विधानसभा भंग होने के बाद में क्या हुए? विधानसभा के इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन के बाद बरकतुल्ला खां वापिस से क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। 5वीं विधानसभा कितनी सीटों पर हुए थे? 184 सीटों पर। चुनाव परिणाम कांग्रेस ने 145 सीटें, क्योंकि आपके वापिस से वो भारत पाक युद्ध हुआ 1971 का, भारत की अच्छी जीत हुई। स्वतंत्र पार्टी 11 और जनसंख्या 8 सीटें जीती। स्पीकर रामकिशोर व्यास, प्रोटेम स्पीकर यशवंत सिंह नार। बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद में हरिदेव जोशी सीएम बने। आपातकाल के कारण इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और 5वीं विधानसभा सबसे लंबे समय तक जो वो चली थी। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो वो लगाया गया था 1970, 30 अप्रैल से लेकर के 21 जून 1977 तक। छठा असेंबली इलेक्शन 1977 से 80 में
कुल 200 सीटों पर हुआ। मतलब पहली बार 200 सीटों पर इलेक्शन कौन सी विधानसभा में हुआ था? आपके छठी विधानसभा में। चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी की 151 सीटें थी और कांग्रेस की कितनी थी? 41 सीटें। राजस्थान में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, भैरव सिंह शेखावत सीएम बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर मेजर फतेह सिंह। इस विधानसभा में दो स्पीकर चुने गए थे, एक तो महाराव लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष थे, और दूसरे थे आपके गोपाल सिंह भादरा जून। 1980 में राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। छठी विधानसभा राजस्थान में पहले ही जो 5 साल से भंग कर दी जाती है। पांचवी का तो 5 साल से अधिक कार्यकाल था, और छठी ऐसी पहली विधानसभा है जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। सेवंथ असेंबली, कुल 200 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने 133 और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी? 32 सीटें जीती। मध्यावधि चुनाव के माध्यम से गठित पहली विधानसभा थी, क्योंकि छठी विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा थी जिसमें क्या हुआ था? मध्यावधि चुनाव हुआ था। सीएम पहले जगन्नाथ पाड़िया बने, इस्तीफा दिया, फिर शिवचरण माथुर और फिर आपके हीरालाल देवपुरा क्या बनते हैं? सीएम। अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई बनते हैं और फिर परशुराम मदेरणा। मतलब कि पहली बार हुआ किसी असेंबली के अंदर 3 सीएम बने। इससे पहले फर्स्ट असेंबली के अंदर भी कितने सीएम थे? आपके 3 सीएम। कौन कौन? टीकाराम पालीवाल, फिर आपके बने जयनारायण व्यास और फिर आपके मोहनलाल सुखाड़िया। फिर 8वीं विधानसभा 1985 से 90 तक, इसमें भी 200 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने 113 और बीजेपी ने 39 सीटें जीती। पहले सीएम बनते हरिदेव जोशी दूसरी बार, फिर वापस शिवचरण माथुर और फिर वापस से क्या बनते हैं? हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी, तो ऐसा फिर से हुआ कि 3 क्या बनते हैं राजस्थान में सीएम? प्रोटेम स्पीकर लक्ष्मण सिंह और स्पीकर हीरालाल देवपुरा, और गिरिराज प्रसाद जो है वो क्या बनते हैं? आपके स्पीकर बनते हैं। 9वीं विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिलती है, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। बहुमत नहीं होता तो पहली बार राजस्थान में कोalition की गवर्नमेंट बनती है। शेखावत जो 55 मतलब दूसरी बार सीएम बनते हैं, और जेडीयू के 55 सदस्यों को क्या मिलता है? समर्थन। राजस्थान में दूसरी बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। स्पीकर हरिशंकर बावड़ा, प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई। राम मंदिर आंदोलन के कारण क्या हुआ? आपके जेडीयू ने अपना समर्थन ले लिया और भैरव सिंह सरकार गिर गई, और राष्ट्रपति में क्या लगता है? चौथी बार विधान राष्ट्रपति शासन लगता है, और 9वीं विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई, और राज्य में ऐसा दूसरी बार हुआ। इससे पहले कौन सी में हुआ था? आपके छठी में, और अब कौन सी में हुआ? 9th असेंबली के अंदर ये हुआ। फिर 10वीं असेंबली, भाजपा 95 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है। भैरव सिंह शेखावत जो निर्दलीय एमएलए जो उनके समर्थन से सीएम बनते हैं। स्पीकर होते हैं प्रोटेम पूनम चंद, और आपके स्पीकर रहते हैं हरिशंकर बावड़ा और शांतिलाल चपलोत। फिर 11th के अंदर राजस्थान बीजेपी मतलब कांग्रेस की हाईएस्ट सीटें कौन सी विधानसभा इलेक्शन में जीती थी? 11वीं में कितनी? 153। पहली बार किसी पार्टी को 3/4 बहुमत मिला। सीएम अशोक गहलोत, प्रोटेम स्पीकर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं। स्पीकर परशुराम मदेरणा। ईवीएम की जो पहली बार इस्तेमाल जो किया गया था, लेकिन केवल कुछ ही क्षेत्रों में हुआ था, सभी क्षेत्रों में नहीं होता है। 12वीं विधानसभा वसुंधरा राजे बीजेपी की फुल मेजोरिटी से सीएम बनती है। प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी, स्पीकर सुमित्रा सिंह, राजस्थान की पहली महिला स्पीकर बनती है। 12वीं विधानसभा में पूरे राजस्थान में क्या हुआ? ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 11वीं में कुछ क्षेत्रों में और 12वीं में पूरे राजस्थान में। 12वीं विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्पीकर तीनों पदों पर कौन थे? आपके महिलाएं थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यपाल आपके प्रतिभा पाटिल, और स्पीकर कौन थी? आपके सुमित्रा सिंह। 13वीं विधानसभा 2008 से 13, इसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस के पास 96 सीटें थी। बसपा और निर्दलियों के समर्थन से अशोक गहलोत सीएम बनते हैं। स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत, प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी। इस विधायक सभा सबसे ज्यादा महिला सदस्य थी। राजस्थान में अब तक कौन सी विधानसभा सर्वे ज्यादा आपके वुमेन एमएलए थी? वो है आपकी 13वीं विधानसभा 2008 में। कितनी थी? 28 वुमेन एमएलए थी। ठीक है। फिर 14वीं विधानसभा बीजेपी 163 जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो पहली बार राजस्थान में सबसे ज्यादा सीटें किसी पार्टी को मिली है। वसुंधरा राजे सीएम बनती है। प्रद्युम्न सिंह प्रोटेम स्पीकर, कैलाश मेघवाल स्पीकर, और राजा राजेंद्र डिप्टी स्पीकर बनते हैं। 15वीं विधानसभा में अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बनते हैं। पद के आधार पर 25वें और व्यक्तिगत रूप से 13वें सीएम थे। 199 सीटों पर 7 दिसंबर 2018 को क्या हुआ? चुनाव होता है, और 22 दिसंबर 2018 को इस 15वीं विधानसभा का गठन होता है। ठीक है। 15वीं विधानसभा इतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसमें 27 महिलाएं थी। बाकी को सारी डिटेल्स अपन ने देख चुके हैं। 15वीं विधानसभा एकमात्र महिला राज्य मंत्री कौन थी? ममता भूपेश थी। आरएलपी को राजस्थान में नई राज्य पार्टी का इसमें दर्जा दिया गया। अब 16वीं विधानसभा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, इसकी सारी डेट्स, सारी सीट्स, सारी वोट संख्या अपने को पता होनी चाहिए। चुनाव की अधिसूचना कब आई थी? 20 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। 25 नवंबर 2023 को 199 सीटों पर चुनाव हुए। कौन सी सीट पर नहीं हुए? केसरी सिंहपुर पर सीट पर नहीं हुए। फिर करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन हो गया, कारण चुनाव जो क्या कर दिए थे, स्थगित जो वो कर दिए थे। कितनी सीटों पर हुए थे? 199। 5 जनवरी 2024 को हारी जो उपचुनाव सीट में करणपुर सीट है विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जो तो रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की थी। कुल मतदाता कितने थे? 5,26,90,000 और 146 वोटर। पुरुष मतदाता लगभग 1.25 करोड़ और महिला मतदाता ले 2.5 करोड़। ट्रांसजेंडर मतदाता 614 में से 348 ने क्या किया? वोट डाला था। बीजेपी ने 115 सीटें और 41.70% वोट मिले।
कांग्रेस को 70 सीटें और 39.58% वोट मिले। भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी को 3 सीटें और 2.33% वोट मिले। बीएसपी को 2 सीटें और 1.81% वोट मिला। आरएलपी को 1 सीट और 2.38% वोट मिला। और 8 जो निर्दलीय जीते, जिनको कितने वोट मिले थे, 7.41% वोट जो है वो मिले थे। नोटा को कितने परसेंट वोट मिले, 0.96%। राज्य में कुल मतदान कितने परसेंट हुआ, 75.45% वोटिंग हुई। 15 विधानसभा की तुलना में 16 विधानसभा मतदान कितने परसेंट अधिक हुआ, 0.73% जो वो अधिक रहा। ग्रामीण मतदान प्रतिशत 75.68% और शहरी मतदान परसेंट 71.23% रहा। पुरुष मतदान प्रतिशत भी 74.53 और महिला मतदान परसेंट की तरह 74.72। तो महिला मतदान है वो पुरुष मतदान से क्या था, आपके ज़्यादा था, कितने परसेंट, लगभग 0.18%। ठीक है, 19%। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान बांसवाड़ा जिले में हुआ और शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान कहाँ पर हुआ, हनुमानगढ़ जिले में। राज्य में 199 विधानसभा सीटों में से 117 पर पिछले चुनाव की तुलना मतदान बढ़ा और 82 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव मतदान घटा था। 28 विधायक ऐसे थे जिनकी आयु 40 वर्ष से उससे कम है और 72 विधायक ऐसे थे जो पहली बार क्या बने थे, आपके एमएलए। राजस्थान इस असेंबली में कितने एमएलए हैं जो पहली बार बने, तो 72 एमएलए जो पहली बार एमएलए बने। सबसे युवा विधायक रविंदर सिंह भाटी 25 वर्ष आयु। सबसे बुजुर्ग विधायक थे आपके हरिमोहन शर्मा बूंदी से कांग्रेस के 83 वर्षीय। और दीपचंद बरिया किशनगढ़ वास से, ये भी कांग्रेस से थे, 83 वर्ष के जो एमएलए। सबसे अधिक मतों से कौन जीते थे, दिया कुमारी 71,368। सबसे कम वोट से जीते हेमराज पटेल कोतपुतली से, मात्र 321 वोट से। कुल 20 महिला विधायक निर्वाचित हुई। कुल विधानसभा सीटों का क्या है, 10%। टोटल कितनी है, 20, 200, और उसके में से 20 क्या बनी महिलाएं। 9 कांग्रेस, 9 भाजपा और 2 क्या है, निर्दलीय एमएलए। बाड़मेर सीट से प्रियंका चौधरी और बयाना से ऋतु बामावत क्या रही है, निर्दलीय एमएलए। 20 महिला विधायक में से 7 एससी की है और 2 क्या है, एसटी की है। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर, वासुदेव देवनानी क्या बनते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। और पहला सत्र कब हुआ था, 20 दिसंबर से जो पहला सत्र आपके स्टार्ट हुआ था। बाकी दौरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में भारतीय आदिवासी जो उपचुनाव होते हैं, तो भारतीय आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल ने जीत दर्ज की और उपचुनाव जून 2024 में होते हैं। फिर सलूमर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से भी क्या सीट खाली हो गई थी। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ में राजस्थान में क्या हुआ, 5 विधानसभा चुनाव हुए। इन सीटों पर क्या हुए, चुनाव हुए। कहाँ कहाँ पर, हरीश मीणा कांग्रेस से जीते थे, ठीक है, तो देवली उनियारा विधानसभा सीट से क्या थे, एमएलए। फिर राजकुमार रोत 84 से एमएलए थे। फिर मुरारी लाल मीणा, ये भी आपके दौसा से एमएलए थे। ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से थे, झुंझुनू सीट से पहले एमएलए थे। हनुमान बेनीवाल जो कि खिंवसर से एमएलए थे और बाद में नागौर से क्या बन रहे हैं, एमपी बनते हैं। इन पांचों सीट पर क्या होता है, वापस से उपचुनाव। एक तो ये 5 और छठी आपके अमृतलाल मीणा। नवंबर 2024 में उपचुनाव होता है, उसमें से बीजेपी कितनी 5 सीट जीतती है और कांग्रेस कौन सी 1 सीट जीतती है। कौन सी 1 सीट जीतती है, दौसा से। और भारतीय आदिवासी पार्टी 84 सीट से क्या बनती है, विजयी होती है। भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा ने बीजेपी के कलीराम ननोमा को 24,000 वोटों से हरा करके कौन सी सीट जीती थी, आपके 84 सीट जो है वो जीती थी। तो वर्तमान में बीएपी के पास कितने एमएलए हो गए, 4। राजस्थान का मंत्रिमंडल कैबिनेट, भजनलाल शर्मा के पास कौन कौन से मंत्रालय, सीएम है, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, आबकारी, कार्मिक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्लानिंग, सूचना और जनसंपर्क। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, फाइनेंस है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पर्यटन है, कला एवं संस्कृति है, महिला एवं बाल विकास और बाल सशक्तिकरण है। प्रेमचंद बैरवा के पास में उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और सड़क परिवहन और राजमार्ग किसके पास है, प्रेमचंद बैरवा के पास। करोड़ीलाल मीणा के पास में कृषि एवं उद्योग, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण किसके पास में, करोड़ीलाल मीणा के पास। गजेंद्र सिंह खिंवसर के पास में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं किसके पास, गजेंद्र सिंह खिंवसर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले, खेल और कौशल नियोजन उद्यमिता किसके पास में, आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में। ये सारे के सारे मंत्रालय अपने को पता होने चाहिए। वतन दिला और स्कूली शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा, सुमित गोदारा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कन्हैया लाल चौधरी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल, जोगाराम पटेल संसदीय मामले, विधि और विधिक मामले और न्याय मंत्री, पारूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्र विकास और होमगार्ड, सुरेंद्र सिंह रावत जल संसाधन और जल संसाधन नियोजन, अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जोराराम कुमावत पशुपालन डेयरी और गोपालन देवस्थान और हेमंत मीणा के पास में राजस्व और उपनिवेशन यानी कोलोनाइजेशन मंत्रालय है। फिर ये राज्य मंत्री इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राज्य मंत्रियों के विभाग अपने को पता होने चाहिए। संजय वर्मा किससे संबंधित है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इनके पास में क्या है, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब इनके ऊपर कोई और मंत्री कैबिनेट का नहीं है। गौतम कुमार के पास में सहकारिता और नागरिक विकास है। जाबर सिंह खर्रा नागरिक विकास और स्वास्थ्य शासन, स्थानीय स्वशासन है।
स्थानीय स्वशासन और हीरालाल नागर के पास में कौन सा मंत्रालय है? ऊर्जा मंत्री। फिर राज्य मंत्री में जवाहर सिंह बेगम के पास में गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। के विष्णु के पास में उद्योग, वाणिज्य, युवा मामले, कौशल नियोजन और नीति निर्धारण। कोटाराम देवासी के पास पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आपदा सहायता और नागरिक सुरक्षा है। मंजू बागमार के पास सार्वजनिक निर्माण, महिलाओं, बाल विकास और बाल सशक्तिकरण है। और विजय सिंह चौधरी के पास में राजस्व, उपनिवेशन और सैनिक कल्याण जो है वो आपके डिप्टी मिनिस्टर है। ये सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। जवाहर सिंह गृह, गोपालन, पशुपालन और मत्स्य पालन। के विश्नोई उद्योग, युवा मामले, खेल, कौशल और उद्यमिता है। कोटाराम देवासी जो आपके करोड़ीलाल मीणा के पास मंत्रालय उनके कह सकते राज्य मंत्री है। पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा। मंजू बागमार जो आपके अपने दिया कुमारी के पास जो मंत्रालय है उनकी आपके डिप्टी सीएम है। सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल सशक्तिकरण। और विजय सिंह चौधरी के पास में रेवेन्यू, उपनिवेशन और आपके सैनिक कल्याण मंत्रालय है। ठीक है। इसके अलावा अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ? 6 नवंबर 2001 को हुआ। इसके क्या है? 4 गेट है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ में किसके लिए? जयपुर शैली बना, राज्यपाल के लिए। पूर्व के अंदर शेखावटी शैली में विदेशी प्रतिनिधियों के लिए। दक्षिण में मारवाड़ शैली में आम लोगों के लिए। और पश्चिम में मेवाड़ शैली किसके लिए? विधायकों के लिए जो वो गेट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में शार्दुल शहर चूरू के अंदर निर्वाचन क्षेत्र को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। मतलब आपके जो शार्दुल शहर है, चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इट इज रैंक नंबर 1 बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान का पहले आपके कह सकते हैं एमएलए सीट कौन सी है? तो शार्दुल शहर, चूरू। राजस्थान का नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर 2 और प्रतापगढ़ में सबसे कम विधानसभा सीट है। मतलब कौन से जिले में सबसे कम एमएलए सीट है? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़। सबसे अधिक सीटें जयपुर के अंदर 19 और अलवर के अंदर 11। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जिसके अंदर सारी की सारी किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। जैसलमेर और राजसमंद में एक भी सीट जो आरक्षित आपके नहीं है। राजस्थान में प्रथम मुख्य सचेतक कौन है? मथुरा दास माथुर। और हरिदेव जोशी ऐसे सीएम है जो मुख्य सचेतक भी रहे। ये फैक्ट भी अपने को पता होने चाहिए। फर्स्ट आपके सीएम कौन थे? विप आपके मथुरा दास माथुर। और हरिदेव जोशी ऐसे सीएम थे जो क्या रहे हैं? आपके विप भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं पार्लियामेंट में राजस्थान का क्या प्रतिनिधित्व है। वर्तमान राजस्थान में 25 लोकसभा और 10 क्या है? राज्यसभा की सीटें। 25 लोकसभा सीटों में से 4 एससी के लिए और 3 क्या है? एसटी के लिए रिजर्व है। कितनी सीटें एसटी के लिए है? 3। और एससी के लिए कितनी है? 4 सीटें रिजर्व है। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव राजस्थान में 22 लोकसभा सीटें और जो है वो थी। और अजमेर मेरवाड़ा की कितनी थी? 2। मतलब राजस्थान की 22 थी और 2 अजमेर मेरवाड़ा की थी। 1952 में राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें थी जो आज तक भी 10 ही है। छठी लोकसभा में राजस्थान में सीटों की संख्या 23 से बढ़कर कितनी कर दी गई थी? 25 कर दी गई थी। बांसवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्र किसके लिए? एसटी के लिए आरक्षित है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का ऐसा एक भी क्षेत्र जो एससी एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। राजस्थान में अब तक 33 महिलाएं क्या रह चुकी है? सांसद रह चुकी है। जिसमें से लोकसभा में कितनी है? 23। और राज्यसभा में कितनी महिला सांसद हैं? 10 जो वो महिला सांसद है। ठीक है। राज्यसभा से कौन कौन रही है? शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। शारदा भार्गव राजस्थान से पहली राज्यसभा आपके एमपी रही है। उसके बाद में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत शांति पाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया की पत्नी थी। प्रभा ठाकुर, मंगला देवी तलवार, नारायणी देवी वर्मा जो आपके माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी। उर्शी खान आपके बरकतुल्ला खान की पत्नी थी। जमुना देवी आपके जो जमुना जमुना दास वजह थे उनकी पत्नी थी। जमुना देवी बारूपाल, सॉरी, नजमा इब्तुल्ला। और सोनिया गांधी वर्तमान में क्या है? राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद रही महारानी गायत्री देवी। 1962 में स्वतंत्र पार्टी से बनी थी। राजस्थान में सबसे अधिक बार राज्यसभा सांसद चुनी गई महिला है शारदा भार्गव। 3 बार बनी थी, 1952, 56 और 1963 में। शारदा भार्गव राजस्थान की राज्यसभा की उपसभापति भी रह चुकी है। राजस्थान से थी सांसद और उपसभापति भी रही है। राजस्थान से सबसे अधिक बार लोकसभा सदस्य चुनी गई वसुंधरा राजे, 5 बार। राजस्थान से ऐसी कि पहली महिला लोकसभा सदस्य थी सुनीला बंगारू जो जालोर से 2004 में क्या बनी थी? एमपी बनी थी। राजस्थान से एसटी की पहली महिला लोकसभा सदस्य है उषा देवी मीणा जो सवाई माधोपुर से जो 1956 में 96 में क्या बनी है? आपके एमपी। ठीक है। पहली एससी में तो कौन थे? सुशीला बंगारू। और एसटी में कौन है? आपके उषा देवी मीणा। राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है? शारदा बाई। निर्दलीय थी, भरतपुर और सवाई माधोपुर से हार गई थी। रानी देवी भार्गव कहाँ से जड़ी थी? ये भी 1952 से, लेकिन दोनों क्या हो गई थी? हार गई थी। राजस्थान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? गिरिजा व्यास जो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में क्या बनी थी? उप मंत्री बनी थी। नाथुराम मिर्जा राजस्थान से सबसे अधिक बार लोकसभा सदस्य चुने गए। सबसे अधिक बार महिलाओं में कौन थी? वसुंधरा राजे। और पुरुषों में कौन है? नाथुराम मिर्जा। रामनिवास मिर्जा 4 बार, जसवंत सिंह 4 बार। राजस्थान से सबसे अधिक बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए।
नाथुराम मिर्जा तो लोकसभा में, और रामनिवास मिर्जा किस में चुने गए, राज्यसभा में सर्वाधिक बार। और जसवंत सिंह जसोल भी क्या 4 बार जो आपके राजस्थान से जसवंत मतलब राज्यसभा में चुने गए। राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले सांसद कौन थे, बलराम जाखड़। राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष वाले दूसरे सांसद कौन है अभी वर्तमान में, ओम बिड़ला है। कालूलाल श्रीमाली राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले क्या थे, कैबिनेट थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1958 में क्या बने थे, मंत्री। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, नारायण सिंह माणकलाव। राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले पहले राजस्थानी थे रामनाथ पोद्दार। पहले राजस्थानी एमपी कौन थे, रामनाथ पोद्दार। वर्तमान में राजस्थान में भाजपा के पास में 4, कांग्रेस की 5 सीटें हैं, और 1 सीट क्या है अभी रिक्त है। वैसे अभी होगी 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास में। 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुए, 2024 में। उसमें कुल 7 चरणों में मतदान हुआ। राजस्थान में 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण 19 अप्रैल और दूसरा चरण था आपके 26 अप्रैल में। 12 और 13 सीटों पर क्या हुए, इलेक्शन हुए। पहले चरण में 58.28% और दूसरे चरण में 65.52% वोटिंग हुई। 18वीं लोकसभा राजस्थान में कुल कितने परसेंट मतदान हुआ, 62.10%। सबसे अधिक बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर और करौली के अंदर मतदान हुआ। बाड़मेर हॉट सीट थी, रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर विजयी दलों की स्थिति, भाजपा के पास कितनी सीटें हैं, 14, कांग्रेस के पास 8, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास में 1, आरएलपी के पास में 1 और भारतीय आदिवासी पार्टी के पास भी 1 सीट है। राजस्थान में सबसे अधिक वोट से कौन जीती है, महिमा कुमारी मेवाड़, जो कि राजसमंद से जीती थी 3,92,000 वोटों से। और सबसे कम वोटों से 1615 राव राजेंद्र सिंह जीते थे, जो जयपुर ग्रामीण से क्या बने थे, कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को हरा करके चुनाव जीते थे। इस प्रकार अपने पूरा विधानसभा और उससे लोकसभा संबंधित सारी फैक्ट्स को और अपने फिगर्स को देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को भी देखा है। बहुत ही क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। इसका पर्पज़ यही है कि एक बार क्या हो, आप नोट से गो थ्रू हो जाए और आप जो कंटेंट को रिवाइज करने में और याद करने में आपके लिए क्या रहे, ये चीज़ें सुविधाजनक रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने हाई कोर्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।